अध्याय 76 विवेक से रहित। लिनलन पहले से ही चू कबीले की गिरती मेपल लीफ वैली के काफी करीब था। गिरने वाले मेपल लीफ वैली में लौटने के बाद चू यू ने उस परेशानी वाले मामले को हल करने के लिए तियान युआन संप्रदाय के लिए सेट करने के लिए तैयार किया। जब चू शेंग ने सुना कि चू यू फिर से जा रहा था तो वह बिस्तर से उठ गया जहां वह पुनरावृत्ति कर रहा था और उनके साथ जाने पर जोर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। चू यू ने इसे एक पल के लिए माना। तियान युआन संप्रदाय ने अपने सिर पर एक इनाम रख दिया था और चूंकि इसका मतलब यह था कि यह चू कबीले की प्रतिष्ठा का भी संबंध रखता है, चू शेंग को साथ लाने में कोई नुकसान नहीं हुआ था। उन्होंने झीशी पर एक नजर डाली जो अपने होठों को घुमा रहा था और व्यवस्था से बहुत खुश नहीं था। चू यू ने झीशी को खारिज करने के लिए एक हल्की खांसी दी, इससे पहले कि वे सभी को बंद कर दें। उन तीनों ने अपनी तलवारें तियान युआन संप्रदाय के लिए सवारी की। जैसा कि वे पास गए, झीशी ने चू यू की पीठ पर नजर डाली और अपनी तलवार रखने से पहले एक पल के लिए चकित कर दिया और पीछे से चू यू की कमर को गले लगाने के लिए चला गया। वह सूंघा जब उसने चू शेंग को देखा और एक दुखी अभिव्यक्ति के साथ कहा, शिक्सियन, मैं थक गया हूँ। चू यू, ओह, अगर वह यहाँ नहीं होता तो चू शेंग पहले ही अपनी तलवार खींच लेता। वह अभी तक ये सोचने में सक्षम था कि इन दोनों को कैसे बनाया जाए जब तलवार से प्रकाश अचानक उनके सामने चमक गया। चू यू को चौंका दिया गया था, ये सोचकर कि एक कल्टीवेटर एक इनाम के उस उपद्रव के कारण उन पर हमला शुरू कर रहा था। वह अपने हाथ से एक जादू करने वाला था जब उसने एक उदासीन लेकिन दृढ़ आवाज सुनी जो उससे पहले आ रही थी। यू एयर, चू यू ने एक शुरुआत दी। शिजुन, उन्होंने अपने गंतव्य के रास्ते में लू किंगन से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। चू यू ने लू किंगन को देखा जो अभी भी हमेशा की तरह ठंडा था, लेकिन जब वह उन बर्फीले आंखों से मिला जबकि वे स्थायी रूप से भावनाहीन लग रहे थे, तब भी वह उनमें चिंता का एक निशान देख सकता था। चू यू ने दोषी महसूस किया और अपने शिजुन को बधाई देने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। लू किंगन ने अपना सिर हिलाया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने युआन चेन पीक पर घटना का उल्लेख नहीं किया, इसके बजाय उसकी आंखें झीशी पर गिर गईं। एक्सेर, क्या तुमने उसे मार दिया? झीशी ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखों में गैर अचूक होने की भावना थी। उन्होंने कहा, मैं उसे बहुत लंबे समय तक मारना चाहता था। लू किंगन ने आह भरी, बस अच्छे से रहो। उन्होंने कहा कि कोई और नहीं क्योंकि वह उन्हें तियान युआन संप्रदाय में लाया था। चू यू ने एक पल के लिए मामले पर विचार किया। ये संभावना थी कि लू किंगन जिनमें फ्रंटलाइन पर व्यस्त थे और इसलिए झीशी और उसके दोनों पर रखी गई इनामों के बारे में सुनने की तुरंत बाद वापस नहीं आ सके। लेकिन फिर भी जियाओजिया में अपनी वापसी पर पहली बात यह थी कि वह चू कबीले के लिए सिर था। चू यू के दिल पर कृतज्ञता और गर्मी धोया। उन्होंने चुपचाप झीशी की आस्तीन पर टकराया और फुसफुसाया, फ्रंटलाइन पर स्थिति कैसी है? झीशी चू यू के कान पर झुक गया और उसके उस निष्पक्ष ये लोग को देखने के लिए अपनी आंखें नीचे कर दी। उसके होंठ लगभग उस कान को छू रहे थे और उसकी सांस कम लग रही थी। चू यू लगभग अपनी तलवार से गिर गया क्योंकि वह घुटनों में कमजोर हो गया था। झीशी उसे देखकर मुस्कुराया कि वह इतना अभिभूत हो गया। उन्होंने चू शेंग पर नजर डाली जो अब उग्र रूप से उस पर चमक रही थी और भी अधिक प्रसन्न महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा, राक्षसी कल्टीवेटर पहले से ही बोनस हैं। राक्षसी कल्टीवेटर इन सभी वर्षों में दानव लॉर्ड यान हेंग को जगाने के लिए साजिश रच रहे थे। ऐसा करने में उन्होंने बड़ी मात्रा में जनशक्ति, भौतिक संसाधनों और वित्तीय भंडार को दूर कर दिया था। दानव लॉर्ड यान हेंग ने भी कई दुर्जय काश्तकारियों को खा लिया था क्योंकि वे उस दिन लापरवाही से उनसे संपर्क करते थे जिस दिन उन्होंने उन्हें उकसाया था। अब उनकी ताकत काफी कम हो गई थी क्योंकि उनके जुआ ने फल नहीं दिया था। चू यू के रसातल में डूबकी के लंबे समय बाद धर्मी और राक्षसी काश्तकारियों के बीच की महान लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी। यदि ये दो डेमिगॉड काश्तकारियों के लिए नहीं थे जो उस समय किले को पकड़ने में सक्षम थे जब धर्मी पद को विभाजित किया गया था और सामंजस्य में कमी थी, तो वे सभी को एक कुचलहार में युकुओं को वापस पीटा गया होगा। ये सुनने के बाद चू यू हंसना चाहता था। एक पल के लिए इसके बारे में सोचते हुए उन्होंने अचानक में यिंग घाटी को याद किया और पूछा, वीसीएन के बारे में क्या? झीशी प्रसन्न नहीं था और चू यू के कंधे पर अपना सिर टिका दिया क्योंकि उसने कहा, यह मुझे सुनने के लिए खुश नहीं है कि शिक्सियन ने दूसरों के नामों का उल्लेख किया है। वह अभी भी जीवित है। मेरी यिंग घाटी हमेशा आधी आधी और आधी अधूरी लड़ाई में जाती है। वे स्पष्ट रूप से युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे। अंत में वीसीएन को करने के लिए सभी को छोड़ दिया गया है। युद्ध के मैदान पर चाय पीने के लिए अपनी चाय सेट करना है। उद्धरण चिन्ह ... वह वास्तव में जीवन का आनंद लेना जानता है। चू यू ने चुपचाप लू किंगन को उसके सामने देखा और एक अन्य व्यक्ति को याद किया। तीसरे शिदी के बारे में कैसे? झीशी के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी। तीसरी शिदी। चू यू के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया। एल्डर शेन ने कहा कि उनके पास तावीज़ों को क्राफ्ट करने के लिए एक योग्यता थी और वह भविष्य में बहुत दूर जाने में सक्षम होंगे। इसलिए उन्होंने जिंग हुआ सीक्रेट दायरे में तीसरी शिदी को प्रशिक्षित किया। तीसरा शिदी पहले से ही 1 साल के लिए नहीं उभरा है। मुझे नहीं पता कि क्या वह अभी भी जीवित है। चू यू, सभी शेन नियान को पता था कि परेशानी कैसे पैदा की जाए।
हालांकि तीसरे शिदी के लिए यह भी एक आशीर्वाद था कि शेन नियान जैसी प्रतिभा का मार्गदर्शन करें। तीसरी शिदी ठीक होनी चाहिए क्योंकि लू किंगन ने इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं दी थी। उनके तावीज़ ने वास्तव में चू यू को अपने समय के दौरान एबिस में बहुत मदद की थी। एक बार फिर से प्रकट होने के बाद उन्हें तीसरे शिदी को ठीक से धन्यवाद देना होगा। जबकि उसका दिमाग भटक गया, वे तियान युआन संप्रदाय में पहुंचने में कामयाब रहे। जैसे कि उन्हें उनके आगमन की हवा मिल गई थी, सॉन्ग युआनज़ुओ पहले से ही तियान युआन संप्रदाय के पहाड़ के प्रवेश द्वार से पहले अपनी तलवार के साथ इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि उसकी पुनरावर्ती पत्नी उसके पास खड़ी थी। गेट के चारों ओर पैकशेष तियान युआन संप्रदाय के शिष्यों और अन्य काश्तकार थे जो सभी शो को देखने के लिए यहाँ पहुंचे थे। चू यू ने एक बार प्रभावशाली तियान युआन संप्रदाय के पार एक नजर डाली और आहें भरी। 999 पर्वत कदमों में से आधे को तोड़ दिया गया था और अंदर आ गया था, और उनके नीचे खोखली जगह अभी से जुड़ी थी। इसके अलावा तियान युआन पर्वत श्रृंखला कम या ज्यादा ढह गई थी। कौन जानता था कि कितने निर्दोष आत्माओं को नीचे दफनाया गया था। ये हर जगह अराजकता थी, यहाँ तक कि युआन चेन पीक गायब था। लू किंगन और संप्रदाय के मास्टर की पत्नी ने एक ही मास्टर के तहत प्रशिक्षित किया था। उनके पिछले रिश्ते के कारण उनकी उदासीन टकटकी गाने युआनज़ुओ के ऊपर से गुजरी और उसे पावती का एक मामूली इशारा देने से पहले उस पर रोका। शिमी, हालांकि उसने इशारे की सराहना नहीं की और स्नेह किया। चू यू को घूरते हुए उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके दांतों को गल कर लिया। क्या एक अच्छा शिष्य लू शिक्सियन ने उत्पादन किया है। मेरी जिंगी एक दुखी मौत की मृत्यु हो गई। जिंगी ने आपको अपने भाइयों की तरह व्यवहार किया और आपके साथ अपने सभी व्यवहारों में खुला और ऊपर था, लेकिन आपने दुश्मनी के साथ उसकी दयालुता को चुकाया। चू यू, झीशी, जिंगी ने शांति से नहीं मरे। क्या आप कर्म के बारे में नहीं सुनते हैं। लू शिक्सियन विश्वासघाती है, एक के कबीले का रेगिस्तान और एक के साथियों की यातना जो आपने अपने शिष्यों को सिखाए है। सबक। उद्धरण चिन्ह। आसपास की भीड़ ने संप्रदाय के मास्टर की पत्नी को देखा, जिसका चेहरा रोष और पीड़ा में था। उन्होंने आह भरी, फिर चू यू और अन्य लोगों पर एक अजीब नजर डाली। सॉन्ग जिंगी के डर्टी डीड्स के सभी सावधानी से सॉन्ग युआनज़ुओ द्वारा कवर किए गए थे। चूंकि उनके कार्यों को उजागर नहीं किया गया था, इसलिए दुनिया ने केवल गीत जिंगी को एक विनम्र और आसान जाने वाले सज्जन के रूप में देखा था। इसलिए इसने उन्हें ये सुनकर चौंका दिया कि चीशी और चू यू ने एक साथी शिष्य को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन फिर उन्होंने याद किया कि चू यू ने वास्तव में गीत जिंगी के साथ कुछ बुरा खून किया था, और जीशी एक पागल था जब वह अपने शिक्सियन की रक्षा करने के लिए आया था। तब से अफवाहें फैल गईं। एक तरफ चू कबीले और लू किंगन को दोषी ठहराया, यहाँ तक कि चू शेंग की पुरानी अफवाहों को भी बाहर कर दिया गया था। निष्कर्ष ये था, चू कबीले से हर कोई विवेक से रहित था। अधिकांश दर्शक इस बारे में सोच रहे थे कि लू किंगन हमेशा धर्मी और सम्मानजनक कैसे रहे थे और आमतौर पर उनके शब्दों को रखते थे। चूंकि वह इस बार अपराधियों को अपने साथ लाया था, शायद ये क्षमा के लिए भीख मांगना और संशोधन करना था। हालांकि कई तियान युआन संप्रदाय के शिष्यों में अपना गुस्सा नहीं हो सकता था और चू यू के लिए खड़े हो गए। वापस तो किंग टू सीक्रेट रियलम में सॉन्ग जिंगी ने हम सभी को स्वर्गीय गड़गड़ाहट के साथ पहुंचने का इरादा किया। ये चू शिक्सियन और जी शिक्सियन था जिसने हमें बचाया था। सॉन्ग जिंगी एक मनोरोगी था, जी शिक्सियन ने उसे एक अच्छा काम किया है। उस समय फेंगे सिटी के बाहर सॉन्ग जिंगी ने जानबूझकर सुदृढ़ीकरण के लिए बुजुर्गों को बुलाने के बजाय समय के लिए ठप लिया। उन्होंने लगभग चू शिक्सियन और जी शिक्सियन की मौत का कारण बना। चारों ओर क्या आता है, इस बार यह गीत जिंगी रहा होगा जिसने इसे पहले शुरू किया और गलती से मारा जा रहा था। उद्धरण चिन्ह। मैंने ये भी सुना कि यह गीत शिक्सियन था जिसने पहली बार जी शिक्सियन को मौसोलियम खंडहर में भ्रम के दायरे में धकेल दिया था। वह दुर्भावना से भरा था। संप्रदाय के मास्टर की पत्नी ने उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। अन्य आवाजों के टुकड़े थे, ये सभी तियान युआन संप्रदाय के जीवित शिष्यों से थे। कुछ खंडन कर रहे थे और फिर भी कुछ चू यू और जी शी के लिए बोल रहे थे। चू यू चकित था क्योंकि वह किसी से भी उनके लिए खड़े होने की उम्मीद नहीं करता था। उसने उन पर गौर से देखा और कई परिचित चेहरे देखे। ऐसे कई शिष्य थे जिन्होंने युआन चेन पीक पर उनके साथ प्रशिक्षित किया था, जिसमें चौथी शिदी ने उन्हें आगे बढ़ाया था। तब लिन शिदी और महिला शिष्यों का एक समूह भी था। चू यू जो शुरू में संप्रदाय के मास्टर की पत्नी के शब्दों के कारण फ्यूमिंग कर रहे थे, अब शांत करने में सक्षम थे। उन्होंने चू शेंग के कंधे को थपथपाया और उन्हें शांत करने के लिए कुछ शब्दों को फुसफुसाया, फिर जीशी को वापस पकड़ लिया और उस पर झपकी ली। चूंकि लू किंगन ने उन्हें एक शब्द कहे बिना यहाँ लाया था, इसलिए उनके पास एक ट्रम्प कार्ड होना चाहिए जो गीत युआनज़ुओ और उनकी पत्नी को बंद कर सकता है और ज्वार को उनके पक्ष में बदल सकता है। शायद ये गीत जिंगी की पृष्ठभूमि के साथ करना था। उसे बस इतना करने की जरूरत थी कि वह चुपचाप सुने। ये सिर्फ इतना हुआ कि वह बहुत लंबे समय से गीत जिंगी की उत्पत्ति के बारे में उत्सुक था। जब तियान युआन संप्रदाय के शिष्यों ने धीरे धीरे शांत हो गए तो लू किंगन ने बात की। मेरे अधीन शिष्यों ने धार्मिकता से काम किया था। उन्हें स्वर्ग की सजा से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिमी और सेक्ट मास्टर शीजाओन वे हैं जिन्हें अपने पापों की सीमा का वजन करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह।
वह केवल तभी बात कर चुका था जब संप्रदाय नेता की पत्नी ने इस तरह से भड़काया जैसे कि उसने कुछ सोचा था। उसकी अभिव्यक्ति अधिक ठंडी और काटने लगी। मेरे पति और मैंने हमारे विवेक के खिलाफ कुछ नहीं किया है पाप। बाह! उद्धरण चिन्ह। सॉन्ग युवा नजुओं ने तब ठंड से कहा, लूशिडी, आप किस बकवास के बारे में बड़बड़ा रहे हैं? क्या आप इन 2 विले स्पॉन को आज अपने साथ नहीं लाए हैं ताकि उन्हें सजा दी जा सके और जिंगी का बदला लिया जाए? ये देखते हुए कि वे खुद नहीं होंगे, लू किंगन ने भड़काया और उनका स्वर अधिक गंभीर और दूर हो गया। यूएर और एक्सएर केवल पूरे नरसंहार लुशान जून कबीले की ओर से बकाया ऋणों को इकट्ठा कर रहे थे। लुशान जून कबीले शब्दों को सुनने पर गीत युवांझुओ और उनकी पत्नी के भावों पर एक मामूली बदलाव आया, लेकिन उन्होंने अभी भी अपने बचाव में बोलने का मौका लिया। लुशान जून कबीले क्या है? हमने उनके बारे में नहीं सुना। लू किंगन, हमें बदनामी मत करो। लू किंगन ने अपना सिर हिला दिया। उसके दिल में करुणा का अंतिम कटा हुआ सब बुझ गया था। अब अपनी भावनाओं को छोड़ने की कोशिश करने की जहमत नहीं उठाते। उन्होंने कहानी को एक सपाट स्वर में याद करना शुरू कर दिया। लू किंगन की इंसिपिड आवाज में बताई गई कहानी के बाद दर्शकों की आंखें तब तक चौड़ी हो गईं, जब तक कि वे गीत युवांझुओ और उनकी पत्नी पर लगभग गूंगा घूर रहे थे। अंत तक वे सभी उग्र भाव पहने थे क्योंकि वे अपने सिर को हिला देते हैं, आहें भरते हैं और सेंस करते हैं, पाखंडी। उन्होंने ये भी कहा कि चू कबीले विवेक से रहित था। अब विवेक से रहित कौन है? वे तीनों मरने के हकदार हैं, न कि केवल गीत जिंगी। उद्धरण चिन्ह। चू यू सोंग जिंगी की पृष्ठभूमि से भी डिम्बस्ट्रक था। कोई आश्चर्य नहीं कि गीत युवांझुओ और उनकी पत्नी बदला लेने के लिए ब्रेनिंग कर रहे थे जैसे कि उनका बेटा वही था जो मर गया था। उसने वास्तव में कभी भी गाना जिंगी को उनके जैविक बेटे होने की उम्मीद नहीं की थी। यह अब अजीब नहीं था कि संप्रदाय के मास्टर की अलोफ पत्नी ओपन आर्म्स के साथ गीत जिंगी का स्वागत करती थी, उस पर इलाज करती थी और उस पर डॉटिंग करती थी जैसे कि वह उसका अपना बेटा था। ये पता चला कि वे वास्तव में माँ और बेटे थे। चू यू ने एक सांस में चूसा और जल्दी से उसके दिमाग में घटनाओं के पूरे अनुक्रम को छांटा। उन्होंने पहले वह गीत युवांझुओ और उनकी पत्नी को एक बार एक बेटा सुना था। दुर्भाग्य से वह बच्चा युवा मर गया था और कुछ बीमारी के कारण वे कभी भी एक और बच्चा पैदा करने में कामयाब नहीं हुए थे। कुछ काश्तकारों ने पुरुष संतानों को भड़काने पर इतना महत्व नहीं दिया, जबकि अन्य ने इसे अपने जीवन के रूप में माना। यह युगलबाद के समूह का था। उनका बेटा मर गया था, फिर भी वे एक और सहन नहीं कर सकते थे। उन्हें क्या करना चाहिए? सॉन्ग युवा नजुओं ने शायद कुछ अपरंपरागत पुस्तकों को पढ़ा था और अपनी पत्नी के साथ चर्चा के बाद कब्जे के बारे में सोचा था। हालांकि बच्चा अभी भी युवा था और अभी तक खेती करना था, इसलिए उसका मानस कमजोर था। ये कुछ कठिनाइयों के साथ था जो वे अपनी आत्मा को संरक्षित करने में सक्षम थे। दूसरे शरीर के पास उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की जरूरत है जिसके 8 अक्षर एक और आत्मा अपने बच्चे के लिए एक मैच था। सॉन्ग युवा नजुओं ने अपने बेटे के मानस को ले लिया और कुछ समय के लिए इधर उधर भटक गया जब तक कि वह अंततः आध्यात्मिक ऊर्जा के एक छोटे से स्थान पर एक उपयुक्त बच्चा नहीं मिला। यह अफसोस की बात थी कि छोटी खेती के घर का लड़का उस छोटे से स्थान पर रहने के लिए अपने पूर्वजों की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करता था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने गीत युवांझुओं के लिए इसे आसान नहीं बनाया जब वह अचानक उन्हें सूचित करने के लिए दिखाई दिया कि वह अपने एक और केवल कीमती बेटे और उत्तराधिकारी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहता था। बार बार अस्वीकार किए जाने के बाद सॉन्ग युवा नजुओं ने आखिरकार अपने शीर्ष को उड़ा दिया और बच्चे को अपहरण करने के लिए तैयार किया। लेकिन अगर वह सिर्फ बच्चे को छीन लेता है तो उसकी प्रतिष्ठा और तियान युवान संप्रदाय को नष्ट कर दिया जाएगा यदि उस छोटे से कबीले ने इसके किसी भी शब्द को फैलाया। इसलिए उसे कली में समस्या को कम करना पड़ा। एक रात गीत युवांझुओं ने बच्चे का अपहरण कर लिया, उस छोटे से कबीले के सभी काश्तकारियों को मार डाला और सब कुछ आग लगा दी। 100 से अधिक लोगों के एक कबीले ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि उन्होंने गीत युवांझुओं को ठुकरा दिया। आसपास के आम लोगों ने जांच के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की जब उन्होंने सुना कि जून कबीले को आग से मिटा दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया वे धीरे धीरे घटना के बारे में भूल गए। और क्योंकि जून कबीले अपेक्षाकृत अज्ञात था, किसी ने कभी नहीं देखा जब वह छोटा कबीला चुपचाप खेती की दुनिया से गायब हो गया। गीत युवांझुओं तब बेरहमी वापस आ गया था। अगर लू किंगन को यह महसूस नहीं हुआ कि कुछ अमिस था और आगे की जांच की गई थी तो उसे जेड पेंडेंट नहीं मिला होगा कि गीत युवांझुओं ने गलती से जून कबीले के खंडहरों के बीच पीछे छोड़ दिया था और यह मामला कभी भी प्रकाश में नहीं आया होगा। तथ्यों को मेज पर रखा गया था, अच्छा या बुरा, काला या सफेद, ये सभी के लिए स्पष्ट था। जो कल्टीवेटर शो देखने आए थे और गपशप ने आवाज नहीं की थी। तियान युआन शिष्यों जिन्होंने चौथी शिदी और उनके समर्थकों को पहले ही मना कर दिया था, वे भी चुप हो गए थे। हर कोई गीत युवांझुओं और उसकी पत्नी को घूरता रहा जो कि आपदा के सामने आसन का सामना कर रहे थे। एक विचार अनजाने में उनके दिमाग के माध्यम से चमक गया। तियान युआन संप्रदाय वास्तव में समाप्त हो गया था। अपने रास्ते पर चुयू अभी भी अपनी श्रद्धा में खो गया था। लू किंगन में बार बार नजर डालते हुए वह आखिरकार एक एपिफेनी था। कोई आश्चर्य नहीं कि लू किंगन ने शायद ही मूल उपन्यास में कोई दिखावे की नायक की सुर्खियों को चुराने के डर से
तियान युआन संप्रदाय के पहाड़ के प्रवेश द्वार से पहले लू किंगन ने गीत युवांझो और उनकी पत्नी के आध्यात्मिक दालों को अक्षम कर दिया था। फिर अपनी तलवार के एक स्लैश के साथ उसने तियान युआन संप्रदाय के साथ सभी संबंधों को तोड़ने के लिए अपनी आस्तीन के एक हिस्से को काट दिया। जब वह संप्रदाय से छोड़ा तो वह बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि शेन नियान भाग्य को लुभाने के लिए रेंगने में मदद नहीं कर सकता था। तलवार की ठंड, चमचमाती ब्लेड के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उन सभी झलकियों के बारे में पता है जो चू की लू किंगन में कास्टिंग करते रहे। जीशी का चेहरा धीरे धीरे तब तक गहरा हो गया जब तक कि वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चू यू की आंखों को कवर करता था। उन्होंने फुसफुसाया, शिक्सियन शिजुन के बारे में क्या सोचता है, क्या वह अच्छा है या नहीं? चू यू ने संकोच नहीं किया। अच्छा। अगले पल उन्होंने अपने लेपर्स के माध्यम से एक शांत हथेली को फिसलने के लिए महसूस किया। जीशी खुशी से मुस्कुराता हुआ लग रहा था, लेकिन उसने दांतों के माध्यम से बात की, ओह, क्या ऐसा है? फिर शिक्सियन शिरी के बारे में कैसे? क्या मैं अच्छा हूं या नहीं? उद्धरण चिन्ह। चू यू को तुरंत प्रस्तुत करने में मदद की गई और एक सीधे चेहरे के साथ जवाब दिया, आप सबसे अच्छे हैं। ग्रोपिंग हाथ ने आखिरकार उसे कुछ दया दिखाए और वापस ले लिया, लेकिन इसने चू यू को एक चुटकी दी क्योंकि यह उसकी कमर के खिलाफ ब्रश किया गया था। चू यू ने अपने होठों को एक भयावह में वापस फेंक दिया क्योंकि उसकी कमर सुन्न हो गई, जो कि जीशी को कोहनी से बहुत चाहती थी और उसे उल्टे हुए भेजती थी। जीशी का स्वर खट्टा था। शीजाओ ने वादा किया था कि शिदी ने हर समय दूसरों को घूरने का वादा किया। चू यू मुस्कुराया, नहीं, इसलिए मैं समय समय पर एक नजर डालता हूँ। एक ठहराव के बाद उन्होंने कहा, शिदी, मुझे लगता है कि मैं जल्द ही एक पेड़ से टकराने जा रहा हूँ यदि आप अभी भी अपनी आंखों से अपना हाथ नहीं हटाते हैं। तभी जीशी ने अपना हाथ छोड़ दिया। चू शेंग का चेहरा पहले से ही पूरी तरह से काला था। ठीक है, मामला तय हो गया है। छोटे भाई, आप मुझे मैपल लीफ वैली गिरने के लिए वापस करेंगे। चूंकि एल्डर लू ने तियान युआन संप्रदाय को छोड़ दिया है। जीशी, आप एल्डर लू के साथ दुनिया में क्यों घूमते नहीं हैं? ये सबसे अच्छा होगा यदि आप फिर से चू यू से पहले प्रकट नहीं होते हैं। चू शेंग का दिल डगमगा गया। इतने लंबे समय तक उन्होंने जिस निविदा गोभी का पोषण किया था वह एक बाहरी व्यक्ति द्वारा उखाड़ फेंका गया था। वह इसे स्वीकार करने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश करता रहा था, लेकिन वह बस नहीं कर सकता था। लू किंगन बिना किसी कारण के अपने नाम को सुनने के लिए पल पल अवाक था। फिर उन्होंने हल्के से कहा, महान धर्मी और राक्षसी युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। चू शेंग अपनी उंगलियों को नहीं काटने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और हाल ही में प्रतिस्थापित दाहिने हाथ को देखा। इस हाथ में एक नाजुक और सुंदर हथेली और साफ सुथरी पतला उंगलियां थीं। इसमें कोई भी कॉलस नहीं था जो एक तलवार को बढ़ाने के वर्षों से होगा। किसी तरह उसने इसे पाया, कुछ हद तक परिचित। यह उसकी कल्पना रही होगी। चू शेंग का दिल तेज था। उसने जल्दी से अपने विचारों को बंद कर दिया और उस क्रोध को दबा दिया जो पहले उसके भीतर बुदबुदाती थी। उन्होंने महान धर्मी और राक्षसी युद्ध के बारे में सोचा और उस पर विचार किया। उन्होंने कहा, उस मामले में तब छोटा भाई मैपल लीफ वैली में गिर रहा है, जबकि मैंने जिनके लिए एल्डर लू और जीशी के साथ रवाना किया था। चू यू को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। बिग ब्रदर, आप मेरे लिए निर्णय नहीं ले सकते। मैं आप सभी के साथ भी जिनके साथ जाना चाहता हूँ। हालांकि चू शेंग अनिच्छुक थे, आखिरकार ये तय किया गया कि उनमें से 4 लोग जिनके लिए दिशा और सिर को एक साथ बदल देंगे। अध्याय 77। कृपया दया करें। दरअसल ये जिन में जीशी ने कहा था कि यह जिनमें फ्रंटलाइन पर लेट बैक नहीं था। ये सच था कि राक्षसी काश्तकारियों को एक बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन धर्मीपथ ने भी तियान युआन संप्रदाय को खो दिया था। धर्मीपथ शिविरों में सामान्य मूड हमेशा खराब था। वे अपने दुश्मन की निंदा करने के लिए एक आवाज के साथ न्याय के लिए सभी चिल्लाते हुए राक्षसी कल्टीवेटरों के साथ नहीं रख सकते थे। उनमें से 4 ने भी जिनमें आगमन पर एक ब्रेक का प्रबंधन नहीं किया था, एक आवाज के रूप में तावीज के रूप में ताबीजन ने चू शेंग और लू किंगन की उपस्थिति का अनुरोध करने के लिए उड़ान भरने के लिए जब वे नीचे छूने पर चर्चा के लिए सम्मेलन हॉल में। चू शेंग ने भड़काया, वे निश्चित रूप से फिर से बकवास कर रहे हैं। अंत में वे अभी भी एक निर्णय पर नहीं आ सकते हैं। छोटे भाई, चू के शिविर में वापस जाने के लिए पहले आराम करने के लिए। चू यू के पास कोई आपत्ति नहीं थी और न ही जीशी। जीशी की आंखों ने मुस्कुराते हुए एक मुस्कुराहट में कदम रखा क्योंकि वह चू यू के पास गया था। चू शेंग ने उस पर ध्यान दिया और फ्यूम किया, क्या आप एल्डर लू के साथ मुख्य हॉल में नहीं जा रहे हैं? जीशी का स्वर हल्का था, मैं नहीं जाऊंगा जहां शीजोंग जाता है। चू यू के सिर में दर्द हुआ। बिग ब्रदर, शांत हो जाओ। जीशी, चीजों को बदतर मत बनाओ। चू शेंग और शीशी ने एक दूसरे को एक पल के लिए देखा, ये देखते हुए कि वह उन्हें मनाने में सक्षम नहीं होगा। चू यू ने आह भरी, एक शांत कोने को खोजने और मशरूम उगाने के लिए तैयार किया, एक इससे पहले कि वह स्थानांतरित कर सके। लू किंगन, जो चुपचाप लंबे समय से देख रहे थे, ने बात की, चलो सब एक साथ चलते हैं। चू शेंग ने तुरंत समझौता किया, अच्छा छोटा भाई, हमारे साथ रहो। उद्धरण चिन्ह।
चूयू के लिए यह पीछा करने के लिए सुरक्षित था कि चूयू के साथ अकेले रहना था। जिस क्षण चूयू ने जिन वह सम्मेलन हॉल में कदम रखा, उसने उस पर सभी की नज़र महसूस की। एक ठंडे पसीने में बाहर निकलते हुए वह मूल मेजबान के ठंड और महान प्रदर्शन को बनाए रखना जारी रखता था, क्योंकि उसने अपने दिमाग में स्थिति को कम करना शुरू कर दिया था। शायद ये मालिक, यह अजीब लग रहा था कि इतने सारे करीबी शेव के बाद भी वह मर नहीं गया था। तुरंत किसी ने चूयू के अनुपस्थित विचार की पुष्टि की। कबीले के प्रमुख चू, क्या यह आपका छोटा भाई चूयू है? मैंने सुना है कि कैसे आपका भाई 10 साल तक मकबरे के खंडहर में सुरक्षित रहने में कामयाब रहा। इस बार उन्होंने धार्मिकता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और फिर भी वह रसातल में गिरने के बाद भी सुरक्षित और ध्वनि लौटने में कामयाब रहे। ये वास्तव में मामला है कि जो एक महान आपदा से बचता है वह उसके बाद धन्य हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। चू शेंग का चेहरा अंधेरा हो गया, क्योंकि उन्हें याद दिलाया गया था कि कैसे उन 2 घटनाओं ने उन्हें टेंटहुक पर रखा था। लेकिन अब एक कबीले का प्रमुख होने के नाते वह पहले की तरह स्पष्ट नहीं हो सकता था, इसलिए उसने बस अपने हाथों को काट दिया और चुपचाप चूयू को अपनी सीटों पर ले जाया। लू किंगन ने शांति से चू शेंग के बगल में अपनी सीट ली। यहाँ सभी को पता होना चाहिए कि तियान युआन संप्रदाय के पहाड़ के प्रवेश द्वार पर क्या हुआ था। सभी प्रमुख संप्रदायों और कुलों के प्रतिनिधि जो अब वहां थे, अब यहाँ थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसका उल्लेख नहीं किया। उन्होंने मौजूदा समझ के साथ एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि वे वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हैं। धर्मी पथ का नारा, कमजोर लोगों की मदद करने के लिए मजबूत को दबाएं, सभी खलनायकों को मार डाला और नैतिकता की रक्षा के लिए बुराई को खत्म कर दिया। हालांकि यह सब बकवास था। राक्षसी कल्टीवेटर्स को पता था कि धर्मी पथ केवल उनकी प्रतिष्ठा से चिंतित था, और इसलिए वे एक शातिर विचार के साथ आए थे ताकि यूक्यूओ के सभी आमों को एक साथ इकट्ठा किया जा सके। युद्ध के मैदान में प्रत्येक राक्षसी काश्तकार एक ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए एक आम के साथ लाएगा। यकीनन इस तरह के अत्याचार को यूक्यूओ के सामान्य लोगों द्वारा भारी विरोध किया जाना चाहिए था। फिर भी यह नहीं था। हालांकि अंत में उनका प्रतिरोध निरर्थक होगा। यह अभी भी बेहतर होगा कि गलती से मारे जाने से पहले धर्मी काश्तकारियों को कड़वाहट से घूरने में सक्षम होने से बेहतर होगा। जैसा कि हर कोई जानता था, यूक्यूओ को हमेशा आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों दोनों में कमी थी। जानबूझकर जोड़तोड़ और राक्षसी काश्तकारियों के प्रचार के तहत यूक्यूओ में आम लोगों ने धर्मी खेती करने वालों के प्रति अधिक शत्रुतापूर्ण और नाराज हो गए थे। धर्मी खेती करने वालों और धर्मी पथ के अधिकार क्षेत्र के तहत शहरों ने प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत के साथ ऐसे अनुकूल वातावरण में रहने के लिए प्राप्त किया, जबकि उन्हें बंजर यूक्यूओ में रहना था, जो कि पर्याप्त रूप से भोजन और गर्मी के साथ उन्हें अंतिम रूप देने के लिए था। जीवन का समय। यह आक्रोश यही कारण था कि यूक्यूओ के आम लोग राक्षसी कल्टीवेटर की ढाल बनने के लिए तैयार थे। यदि राक्षसी कल्टीवेटर धर्मी पथ की रक्षा के माध्यम से तोड़ने में कामयाब रहे, तो जो लोग जीवित रहते हैं उनके पास यूक्यूओ को छोड़ने और जिन्हें टिंटो और यहाँ तक कि जियाओजिया और लिनलन में बसने का मौका हो सकता है। इन मानव ढालों का सामना करते हुए धर्मी काश्तकारों के हाथ बंधे हुए थे। उनमें से कई केवल अपनी संवेदनाओं और नैतिकता की अवहेलना नहीं कर सकते थे ताकि आम लोगों के माध्यम से अपनी तलवारें फेंकने के लिए केवल राक्षसी काश्तकारियों को छुरा घोंप दिया जा सके। इस प्रकार लड़ाई एक गतिरोध पर थी। ये संभावना थी कि राक्षसी काश्तकार इस तरह के कठोर उपायों के साथ बाहर जा रहे थे क्योंकि उनके उच्चतम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर जमा अंततः कई 100 वर्षों तक बाहर निकलने के बाद सूख गए थे। अगर वे अब नहीं लड़ते तो वे सभी मर जाते। समूह ने पूरे दोपहर के लिए इस बात पर चर्चा की जब तक कि चूयू को नींद नहीं आ गई। अंत में उन्होंने एक संकल्प में आने के बिना स्थगित करने के लिए तैयार किया। चूयू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उन्हें गुप्त रूप से लताड़ा। दिन के अंत में लोगों के इस समूह ने केवल उन आम लोगों के साथ सहानुभूति रखते हुए क्रूर और शातिर होने के लिए राक्षसी कल्टीवेटर्स को निंदा किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी ठोस कार्रवाई के लिए कोई सुझाव नहीं दिया। बस उन आम लोगों को कुछ प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें जीतने के लिए कुछ प्रोत्साहन देना बेहतर होता, जैसे कि एक धर्मीपथ क्षेत्र में बसने का मौका। चू शेंग स्पष्ट रूप से धैर्य से भी बाहर चला गया था। जिस क्षण बैठक टूट गई, उसने तुरंत चूयू को मुख्य हॉल से बाहर कर दिया। चूयू ने केवल कुछ कदम उठाए थे जब उन्हें एहसास हुआ कि जीशी और लू किंगन का अनुसरण नहीं कर रहे थे। उन्होंने चू शेंग को रोक दिया और देखा कि लू किंगन लोगों के एक समूह से घिरा हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वे क्या कर रहे थे? ये लोग आमतौर पर लू किंगन की मौत से डरते थे, तो वे आज उसके पास पहुंचने की जल्दी में क्यों थे? चूयू संदेह से भरा था क्योंकि वह उनकी ओर बढ़ गया था, केवल उन लोगों को सुनने के लिए जो सभी पूछ रहे थे, एक सौहार्दपूर्ण स्वर में, जैसे सवाल, चून की कॉमरेड लू तियान युआन संप्रदाय से वापस ले लिया है, आप इन दिनों अपने पैरों को कहाँ आराम करेंगे? चू शेंग तुरंत समझ गया जब उसने ये सुना। उन्होंने कहा और कहा, जैसे ही बड़े लू तियान युआन संप्रदाय को छोड़ते हैं, ये संप्रदाय और कुलों सभी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भर्ती करने के लिए आते हैं। उनके शब्दों ने चूयू ने पूरी तरह से और कर्तव्यनिष्ठ रूप से अपने बड़े भाई की नकल की, क्योंकि उन्होंने ठंड से और चुपचाप मुड़े हुए हथियारों के साथ मौत से देखा था।
लू किंगन एक खेती करने वाला था जो किसी भी समय डेमिगॉड चरण में टूट सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस पक्ष में शामिल हो गया, चुने हुए पक्ष की शक्ति को तुरंत बढ़ा दिया जाएगा। अगर वे जल्दी से इस तरह की प्रतिभा का हेडहंट करने का प्रयास नहीं करते हैं तो उन्हें चू कबीले से दूर कर दिया जा सकता है। हालांकि चू कबीले ने कभी इस तरह के विचार को परेशान नहीं किया था। लू किंगन की अभिव्यक्ति दूर थी, जैसे कि वह अपने आसपास की भीड़ के दबाव वाले प्रश्नों को नहीं सुन सकता था और पहले ही अपनी शांति बना चुका था। जीशी कमोबेश वैसा ही था जैसा कि उसने कम आंखों के साथ कुछ पर विचार किया था। कुछ समय पहले वह चू यू पर नजर रखने के लिए अपना सिर उठाता था। चू यू के अधीरता के रूप को देखने पर उन्होंने अपनी भौहें उठाईं और फुसफुसाए, शिजुन, हमें छोड़ देना चाहिए। ये तभी था जब लू किंगन ने भीड़ को एक मामूली झटका दिया और जीशी को प्रवेश द्वार की ओर ले गया। किसी ने उसे छोड़ने से रोकने की कोशिश नहीं की। जब उन्होंने लू किंगन को चू शेंग के पास जाते देखा तो एक बड़बड़ाहट अनिवार्य रूप से बढ़ गई। जब वे हॉल छोड़ते थे, चू यू ने लू किंगन की सीधी पीठ को देखा, फिर चू शेंग पर नजर डाली जो अपने सिर के साथ कुछ खत्म कर दिया। वह एक पल के लिए संघर्ष करता रहा और फिर फुसफुसाया, शिजुन, क्यों नहीं और शिदी इस समय के लिए चू के अतिक्रमण में नहीं रहते। लू किंगन ने कोई बुरा नहीं माना और जीशी पर एक नजर डाली जिसकी आंखों में एक चमक थी। स्वाभाविक रूप से वह अपने शिष्य को निराश नहीं करने देता, इसलिए उसने चू शेंग को देखा, कबीले हेड चू। चू शेंग ने एक जटिल टकटकी के साथ जीशी को देखा और एक पल की दुविधा के बाद आहें भरी। ये हमारा महान सम्मान है। ऐसा लगता है कि इस तरह के एक मजबूत छोटे भाई परिसर के साथ यह आदमी अभी भी नायक को स्वीकार नहीं कर सकता है। चू यू ने भी आहें भरी। चू के शिविर में वापस चू शेंग ने तुरंत लू किंगन और जीशी के लिए व्यवस्था की। आश्चर्य की बात नहीं, उसने विपरीत दिशा में चू यू का नेतृत्व किया और चलते ही उसे आहें भरी। ओह छोटा भाई, बिग ब्रदर जानता है कि जीशी आपके लिए गहरी भावनाएं हैं और आपके पास उसके लिए भी भावनाएं हैं, लेकिन ये बच्चा वास्तव में मुझे एक अच्छा एहसास नहीं देता है। क्या आपने कभी उसके द्वारा धमकाया है? वह हिम्मत नहीं करेगा, चू यू ने कहा, लेकिन चुपचाप ही जोड़ा गया, सिवाय जब वे बिस्तर पर थे तो जीशी ने उसे धमकाने में खुशी लेना कभी नहीं छोड़ा। चुप्पी के एक पल के बाद चू शेंग ने अपनी भौहों को उकसाया और एक उजाड़ अभिव्यक्ति के साथ कहा, इसे भूल जाओ, शायद मेरे लिए ये समय है कि आप जाने दें। छोटे भाई बड़े भाई को स्वार्थी होने के लिए दोषी न माने। बड़े भाई को पहले इसका आदी होने दें। चू यू ने उसे आराम देने के लिए कंधे पर थपथपाया। 2 दिनों के लिए आगे बढ़ने के बाद वे सभी कम या ज्यादा थक गए थे। चू यू ने अपने कमरे में कदम रखा। वह मूल रूप से उसे शांत करने के लिए जीशी के कमरे में घुसना चाहता था, लेकिन जब उसने चू शेंग को चमकती हुई आंखों से देखा तो उसने विचार छोड़ दिया और आज्ञाकारी रूप से अपने बिस्तर पर लेट गया। चू शेंग ने सावधानी से चू यू को टक किया। उसने अपने नए हाथ को एक बार फिर से देखने के लिए अपनी आंखें नीचे कर दी और अपने दिल में असहजता की उस अजीब भावना को हिला दिया। चू यू के सफेद बालों को देखने के लिए अपनी आंखें मोड़ते हुए उसके दिल में दर्द हुआ। छोटा भाई, वो सब समय एबिस के निचले हिस्से में आप पर कठोर रहा है। जैसे ही उन्होंने राक्षसी रसातल का उल्लेख किया, चू यू को भूल गए पत्थर की मूर्ति को याद किया। वह जल्दी से इसे बाहर खींचने के लिए उठे और एक छोटी सी मुस्कान का खुलासा करते हुए चुंग शेंग को सौंप दिया। मैंने इसे रसातल में उकेरा। मुझे उम्मीद है कि बड़े भाई ने इसे नहीं जीता। स्तब्ध, चू शेंग ने इसे कांपते हुए हाथों से प्राप्त किया। उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसने छोटे पत्थर की आकृति को देखा कि चू यू ने इतनी धैर्यपूर्वक और ध्यान से नक्काशी की थी। उसके होंठ कांप गए और यह कहने से पहले उसे एक पल लग गया, एक आवाज में भावना के साथ घुट गया, मैंने इसे नहीं जीता। बिग ब्रदर कभी भी छोटे भाई से उपहार कैसे दे सकता है? उसने अपनी आंखों को ढांक लिया और जारी रखा, जब आप छोटे थे तो आप इतने ठंडे और मौन थे। जब भी मैंने आपको हंसाने की कोशिश की तो आप हमेशा एक शब्द कहे बिना मुझे घूरते रहेंगे। मुझे लगा कि आप मुझसे नफरत करते हैं। इस वजह से मुझे निराशा हुई और आपकी तलाश में जाने की हिम्मत नहीं थी। जब मैं लंबे समय से घूम रहा था तो मैंने पाया कि जैसे ही मैं बाहर निकला तो आप दरवाजे पर बैठे थे। आप बर्फ के बच्चे की तरह थे, चुपचाप बैठे जैसे कि आप मेरा इंतजार कर रहे हों। जब आपने मुझे देखा तो आपने मुझे मौन में देखा, जैसे कि मुझे आपकी तलाश में नहीं दिखाने के लिए मुझे फटकार लगाई। उस समय बिग ब्रदर ने आपको अपने जीवन की रक्षा करने के लिए अपना मन बना लिया। उद्धरण चिन्ह। चू यू ने असहज और विवादित महसूस किया। चू शेंग मूल मेजबान के साथ अपनी यादों के बारे में बात कर रहा था, जबकि वह केवल एक नपुंसक था। यह आम तौर पर उनके बीच ठीक था, लेकिन एक बार जब चू शेंग ने अतीत को लाना शुरू कर दिया तो चू यू दोषी और भयभीत महसूस करेगा। मैं आपके बारे में चिंतित नहीं हूं। मुझे डर था कि आप बहुत असामाजिक हो सकते हैं और एक दोस्त को खोजने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन गहरी मेरे स्वार्थ से बाहर मैंने सोचा कि यह सब तब से बुरा नहीं है जब से अन्य लोग आपके करीब नहीं पहुंच सकते। चू शेंग ने अपनी आवाज को कम कर दिया। उस वर्ष जब आप एक साथ राक्षसों को खत्म करने के लिए झाइशी को पहाड़ से नीचे ले गए, बड़े भाई ने महसूस किया कि आप बदल गए थे। आप पहले की तुलना में बहुत अधिक हंसमुख थे, जो अच्छा था। छोटे भाई, बिग ब्रदर के पास एक सवाल है, क्या शीशी आपके बदलाव का कारण था?
सबसे पहले वह भूखंड के कारण बदल गया था, लेकिन बाद में ये वास्तव में जीशी के कारण था कि उसका शरीर भी इतना बदल गया था। चू यू ने थोड़ा अपराधबोध से सिर हिलाया। हाँ, चू शेंग ने फिर से आहें भरी और चू यू के सिर को स्ट्रोक करने के लिए एक हाथ तक पहुंच गई। अब सो जाओ, बिग ब्रदर आपको एक कहानी बताएगा। एक कहानी? चू यू मदद नहीं कर सका, लेकिन कहो, बस मुझे फुल एनएक्सयू के बारे में एक कहानी मत कहो। चू शेंग गूंगा था। छोटे भाई को कैसे पता चला कि मैं फुल एनएक्सयू के बारे में बात करने जा रहा था? चू यू, हालांकि एल्डर फू पहले से ही लंबे समय तक एकांत में रह चुके थे, लेकिन दुनिया अभी भी उन्हें एक सोते समय कहानी और एक बुरा उदाहरण के रूप में मानने के लिए उत्सुक थी। चू यू आधी रात तक सो गया जब अचानक गर्मी ने उसे जगा दिया। उसके शरीर को एक आलिंगन में तंग किया जा रहा था और उसका सिर उसके बगल में उस व्यक्ति की छाती पर झुक रहा था जो उसे अपनी कमर के चारों ओर गले लगा रहा था और उसके पैरों पर नीचे गिर रहा था। चू यू ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ जीशी को देखा। अतीत में ये बच्चा हमेशा उसे उत्तेजित अभिव्यक्ति और आंखों को टिमटिमाता हुआ जब तक वह नहीं जागता था तब तक उसे घूरता रहा था। फिर वह एक लाड़ प्यार करने वाले बच्चे की तरह काम करेगा और गले लगाने की भीख मांगता। हाल ही में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने आत्मसंयम को पूरी तरह से जाने दिया था। चू यू को यह भी पता नहीं था कि जीशी कब अपने बिस्तर पर चढ़ गया था और उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। उसके लिए चू यू को कसकर पकड़ने के लिए ये संभावना थी कि जीशी ने वास्तव में आश्वस्त महसूस नहीं किया कि चू यू उसके साथ था। चू यू जागने के बाद इतनी आसानी से सोने के लिए वापस नहीं लौटा। चूंकि वह जीशी के मानव को हिला नहीं सकता था, इसलिए वह केवल अपने चेहरे पर खाली घूर सकता था। जैसे ही वह दिवास्वप्न था, जीशी ने अचानक अपनी भौंकें दी और अपनी आंखें खोल दी। उसके हाथ ने चुपचाप चू यू के सिर के पीछे से टकराया क्योंकि उसने अपने सिर को करीब से नीचे जाने के लिए नीचे गिरा दिया जब तक कि उनकी नाक की युक्तियां छू रही थी। उद्धरण चिन्ह ... शी जोंग, मुझे इस तरह से घूरना नहीं है। चू यू ने अभी तक अपनी इंद्रियों को ठीक करने के लिए और अनजाने में पूछा था, क्यों? जीशी ने आहें भरी। चू यू के सफेद बालों को सहलाने के बाद उनकी आवाज कर्कश थी। शिदी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। चू यू, ओह, फिर खुद को नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। जीशी हंसा। शीजोंग के पास बहुत सारे बकाया ऋण हैं जो अभी भी मुझ पर बकाया हैं। आपने आज रात के ऋण को भी नहीं चुकाया है। ये कहते हुए कि उसका हाथ चू यू की चुलबुली आंतरिक शर्ट में उसकी छाती पर फिसल गया। चू यू तरस गया। जीशी की आंखों को धीरे धीरे इच्छा से अंधेरा देखकर वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अफसोस, मेरे सबक निरर्थक थे। क्या एक मिसकॉल्यूशन? जीशी के कार्यों ने एक मुस्कुराहट के लिए मजबूर किया। सबक निरर्थक। चू यू दुखी। शिदी, मैं सिर्फ इस बारे में सोच रहा था कि जब आप एक बच्चे थे तो आप कितने निर्दोष और भोले और मनमोहक थे। आपके विपरीत, जहां आप सभी को एक पल के बाद एक साथ सोचते हैं, वह और वह है। जीशी ने अपने कंधों को झकझोर दिया। उन्होंने अपनी फिसलन लाल जीभ को फैलाया और चू यू के होंठों के साथ चाटा। शीजोंग, शिदी एक बच्चे के रूप में वह निर्दोष और भोला नहीं था। एक बार जब शिदी ने सपना देखा था कि आप रोए थे। चू यू के होंठों को गुदगुदी महसूस हुई और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक चुंबन के लिए अपना सिर उठा सकता था। जीशी उस पर दबाने के लिए फ्लिप किया। उन्होंने धीरे से कहा, शिदी द्वारा आंसू के लिए खराब कर दिया। चू यू, उन शब्दों में उन्होंने कुछ समय के लिए जीशी से बात करने की कोई इच्छा खो दी। चू यू पहले से ही तब तक डूबा हुआ था जब से जीशी ने उन दोनों को संतुष्ट किया था और फिर चू यू को अपनी बाहों में पकड़े हुए। फिर भी वह सबको सूंघ रहा था और उसे चुटकी ले रहा था। वह एक पल के लिए जीशी की बाहों में कमजोर हो गया, फिर खुद को ऊपर उठाया और जीशी की ठुड्डी को खरोचने के लिए पहुंच गया। शिदी, आपने सुना है कि वे कल्टीवेटर आज हॉल में क्या कह रहे थे? आप क्या सोचते हैं? धर्मी नहीं है, लेकिन बुराई भी बुराई है। शीशी ने गुदगुदी महसूस की और चू यू के भटकने वाले हाथ को एक निचोड़ देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वह मुस्कुराता था क्योंकि उसने चू यू के मिले और पतले उंगलियों को देखा था, फिर उसे चाटने के लिए उसके मुंह में उंगली लेने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया और उसे काट दिया जैसे कि वह एक नाजुकता का स्वाद ले रहा हो। चौंका, चू यू ने अपना हाथ वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने एक अमोबित सी शी में निश्चित रूप से देखा, फिर इस कामुक दृश्य को अनदेखा करने के लिए अपना सिर एक तरफ कर दिया। उसने जारी रखा, अगर धर्मी काश्तकार खुले हथियारों के साथ उन आम लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार थे तो शायद यह मामला अब इतना परेशान नहीं होगा। मुझे याद आया कि विसेन धर्मी और राक्षसी कल्टीवेटिव के बीच लड़ाई के पक्ष में नहीं था। नहीं एल्डरवी, उसके मुंह में चू यू की उंगली के साथ जीशी के शब्द ढाले गए थे। क्या शीजोंग चाहता है कि शिदी इससे निपटने के लिए मेयिंग घाटी में जाए? यदि मेयिंग घाटी आम लोगों को अपनी सुरक्षा के तहत ले जा सकती है तो धर्मी काश्तकारों को अब और अधिक गलतफहमी नहीं होगी और युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है। केवल एक चीज यह थी कि यह स्पष्ट रूप से वे यिन वैली को राक्षसी पद को धोखा देने के लिए कह रहा था। ऐसा कुछ नहीं जो कोई भी आसानी से निपट सकता है। वे युनहान को लगता है कि जीशी के माता पिता, विशेष रूप से जीशी की मां के साथ करीबी शर्तों पर था। जैसा कि उन्होंने कहा, मुझसे प्यार करो, मेरे कुत्ते से प्यार करो।
इस प्रकार वह एक सीशी द्वारा एक्सटेंशन के बारे में भी चिंतित था। यूक्यूओ में उन कुछ दिनों में उन्होंने कई बार एक जैतून की शाखा की पेशकश की थी, जो कि लू किंगन को छोड़ने और धर्मी पथ से भटकने के लिए जीशी चाहते थे। लेकिन जीशी ने अपने माता पिता के अतीत के बारे में कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया और परिणामस्वरूप उन्होंने वे यूनहान को सुनकर नापसंद किया। वह चूयू से चिपक गया था, उसने अपना पक्ष छोड़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए वे यूनशान के पास उन्हें छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि चूयू उत्सुक था, वह सिर्फ जीशी को नहीं मार सकता था, जहां यह अधिक सवाल पूछकर चोट लगी थी। लेकिन अब जबकि जीशी ने उसके माध्यम से देखा था, क्योंकि उसने मेयिन घाटी की यात्रा करने के लिए जीशी की आवश्यकता का उल्लेख किया था, उसका चेहरा फिर से तैयार हो गया और उसने एक सूखी खांसी के साथ कहा, ये ठीक है, यदि आप इस विचार के लिए उत्सुक नहीं हैं, तो मेरे बारे में परेशान न हों। वैसे भी हम अंततः विसेन का सामना करेंगे, हम उसके साथ चर्चा कर सकते हैं। जीशी ने इसे जारी करने से पहले चूयू की उंगली को अनसुना कर दिया। उन्होंने उंगली को बाहर निकालने और उस पर दांतों के निशान देखकर बेहतर महसूस किया। एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने चूयू के हाथ को पोंछने के लिए एक रुमाल निकाला और कहा, शिक्सियन इस तरह की बातें कहती रहती है। जब तक कि शिक्सियन के अनुरोध पर शरीर कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता। चूयू ने एक पल के लिए कुछ भी नहीं कहा, फिर कर्तव्यनिष्ठा से एक चुंबन की पेशकश करें। फिर शिदी को निराश नहीं होने के लिए क्या लगेगा। जीशी की आंखों में एक चमक थी और उसने उन्हें एक बार फिर से नीचे गिराने के लिए उन्हें पलट दिया। यह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चूयू ने कहा, कृपया दया करो, आज मेरी इस पुरानी कमर को छोड़ दें। अध्याय 78 भाग करने के लिए घृणा। मेयिन घाटी को खोजने की खोज को केवल धर्मी पथ के संदेश भेजे जाने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है, जो उन्होंने यूक्यूओ के कॉमनर्स को स्वीकार कर लिया था। चूयू अपने दम पर इस मामले से निपटने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने चूशेंग के साथ इस पर चर्चा की। चूशेंग ने स्वाभाविक रूप से इसका कार्यभार संभाला और संकेत दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से शामिल विभिन्न कुलों से निपटेंगे। हालांकि वे जिन तक पहुंच गए थे, चूयू बाकी कल्टीवेटर स्क्वाड के साथ मस्ती में शामिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि चूशेंग उसे एक बाज की तरह देखने के लिए वहां थे। किसी भी मामले में उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया था जब उन्होंने युद्ध के मैदान पर नरसंहार की कल्पना की थी। अगर वह सिर्फ उन क्रूर और भयावह दृश्यों की दृष्टि से बाहर निकलता, तो जीशी और अन्य लोग तुरंत ही उसे बचाने के लिए स्थिति से खुद को निकाल लेंगे। अगर ऐसा होता तो वह उन्हें कुछ भी नहीं करने के लिए परेशानी पैदा कर देता। चूयू को भी जीवन मृत्यु की आगामी लड़ाई में ओवरव्यू किया गया था। प्रारंभ में वह चू संलग्नता में शांति से खेती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह हर घंटे बाधित हो गया था क्योंकि एक आवाज प्रेषित करने वाली आवाज के रूप में ताबीज उड़ाएगा। चूयू ने अनुमान लगाया कि ये तावीज कहाँ से आ रहे थे और अभिव्यक्ति से उन सभी को उनकी बात सुनने के लिए प्राप्त किया। कुछ उसकी और चू शेंग की तलाश कर रहे थे, लेकिन बहुसंख्यक लू किंगन और जीशी के लिए थे। चू भाइयों के लिए उन संदेशों में से अधिकांश बस उन्हें बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, डरते हैं कि चू लू किंगन के लिए अपनी निकटता का फायदा उठाएगा ताकि वह उसे चू कबीले में खींच सके। उनके शब्द सभी कहीं थे, आपका कबीला पहले से ही काफी बड़ा है, लू किंगन को खींचकर भी बहुत कमतर है। चू यू ने अपने दांतों को सुना जब उसने ये सुना। उनका मूल रूप से कभी भी लू किंगन को लुभाने का इरादा नहीं था, लेकिन अब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि लू किंगन से अपने कनेक्शन का उपयोग करने के लिए उन्हें चू कबीले का अतिथि जागीरदार होने के लिए आमंत्रित किया गया है। लू किंगन के लिए संदेश ज्यादातर विभिन्न चारा और लर्स की एक लंबी सूची थी। ये जानते हुए कि लू किंगन स्वभाव से ठंडा था और हमेशा महिलाओं के बारे में स्पष्ट था, गाजर मुख्य रूप से दुर्लभ और विदेशी खजाने थे। जीशी के लिए चू यू की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी जब उन्होंने इसे सुना। चू यू ने चू शेंग और अन्य को पत्रों के बारे में बताया जब वे उस रात लौट आए। वे तीनों अभिव्यक्ति रहे थे और बस जवाब में एक मामूली सिर और एक ओह दिया, फिर व्यवहार किया जैसे कि उन्होंने इसे कभी नहीं सुना था। लू किंगन ने शेन नियान को खींच लिया, जो उसे पीछे से परेशान कर रहा था, उसे सबक सिखाने के लिए, जबकि चू शेंग चू कबीले के अतिथि जागीरदारों के साथ मामलों पर चर्चा करने के लिए गए थे। जाने से पहले वह चू यू को साथ खींचने के लिए नहीं भूल गया। उन सभी गंभीर विषयों को सुनकर चू यू डूसी बना दिया, लेकिन जब वे आखिरकार बात कर रहे थे तो चू शेंग ने उसे कुछ शिक्षा के लिए अपने कमरे में खींच लिया। चिंता के साथ कुछ घंटों की आह भरने और चू यू को स्नान करने के बाद चू शेंग आखिरकार संतुष्ट हो गया और चू यू को बंद करने के लिए अपने हाथों को ताली बजाई। चू यू अपने सिर के साथ अपने कमरे में वापस चला गया। जब उसने अपने कमरे में प्रवेश करने के बाद अपना सिर उठाया और देखा कि शीशी ने बिस्तर के किनारे के खिलाफ झुकते हुए देखा, तो उसकी बादल वाली आंखें चमक गईं। ये देखकर जीशी ने पहेली में अपनी बाहें उठाईं। चू यू की तंद्रा ने तुरंत उसे छोड़ दिया क्योंकि वह जीशी के ऊपर गया था, जो कि बिस्तर के किनारे पर बैठने के लिए था, इससे पहले कि वह उन आवाजों को प्रेषित करने वाली तालीमों की सामग्री के बारे में बताए। जीशी मुस्कुराया और चू यू को गले लगाने के लिए अपनी बाहों में खींच लिया। अचानक उन्होंने सुना कि चू यू विषय बदल गया। क्या शिदी को पता है कि उन लोगों ने आपको लुभाने की कोशिश कैसे की? जीशी को इस प्रकार की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
लेकिन जब उन्होंने चू यू को उच्च आत्माओं में देखा तो उन्होंने साथ खिला और धीरे से पूछा, कैसे? चू यू ने अपनी मुस्कान को दबा दिया। वह अब एक मनोदशा में था। परवाह नहीं है अगर वह ओसी का अभिनय कर रहा था तो उसने अपनी आवाज को चुटकी ली और तावीज को प्रेषित करने वाली आवाज से उस कोक्वेटिश आवाज की नकल की। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि कॉमरेड जी को अभी तक एक खेती के साथी को ढूंढना है। मेरे संप्रदाय में कई सुंदर और आकर्षक महिला काश्तकार हैं। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप एक नज़र के लिए आ सकते हैं। यदि आप महिला कल्टीवेटर में रुचि नहीं रखते हैं तो मेरे संप्रदाय में कई पुरुष कल्टीवेटर भी हैं जिनके लोग कॉमरेड जेड के शिक्षनिक के बराबर हैं। वे सभी लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उद्धरण चिन्ह। चू यू का दिल लड़खड़ाने नहीं था, हालांकि उसे लगा कि वह हंसते हुए फूट रहा है। इस मैडम के लिए ये कहने के लिए छोड़ दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझे इस पते पर संपर्क करें। अपना पता जोड़ने से पहले। जीशी अभी भी चू यू पर मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने उसे कोक्वेटिश महिला की नकल करते हुए सुना। उन्होंने अपने स्वर को कम और मुलायम रखा क्योंकि उन्होंने एक मुंह से पूछा था। क्या शिक्सियन को सुनने के बाद ईर्ष्या नहीं हुई? चू यू, मैं क्यों करूंगा? जीशी ने चू यू की कमर पर अपनी पकड़ कस दी। ओह, चू यू ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, शिदी के लिए इन चीजों से लुभाना कैसे संभव हो सकता है? शीजान आपके साथ सुरक्षित महसूस करता है। उद्धरण चिन्ह। जीशी और चू यू ने एक दूसरे को एक पल के लिए देखा। झाइशी के मुंह के कोनों ने चू यू पर दबाने के साथ साथ नीचे गिरा दिया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आहें भरी। मैं वास्तव में योए की ईर्ष्यालु रूप देखना चाहता हूँ। यह आराध्य होना चाहिए। एक व्यापक दिमाग वाला चू यू शानदार ढंग से मुस्कुराया। ओह, मुझे ईर्ष्या नहीं हुई। क्या शिदी ईर्ष्या करना चाहती है? फिर मैं आज रात अपने बड़े भाई के साथ सोकर सो जाऊंगा। जीशी ने उसे वापस कर दिया और कहा, शीजॉन मुझे फिर से चिढ़ा रहा है। चू यू ने बच्चे को उसके सिर पर थपथपाया और एक शब्द कहे बिना मुस्कुराया। जिनमें चू यू का जीवन वह लापरवाह था। यहाँ तक कि जब चू शेंग और अन्य लोग बाहर चले गए तो उन्होंने कहा, केवल इतना ही कुछ हुआ था जब वह बाहर झपकी लेता था। जब तक कि तियान युआन संप्रदाय की तरह नहीं था, उन सभी संप्रदायों और कुलों की तरह जो अभी भी एक राहत ले सकते थे, अपने लोगों को महान धर्मी और राक्षसी युद्ध में भेज देंगे। युद्ध के मैदान में लड़ने वालों के अलावा कई चिकित्सा काश्तकार भी थे। चू यू आमतौर पर उनके पार नहीं आएगा, इसलिए उसने बोरियत से बाहर घूम लिया और एक परिचित में टकरा गया। हालांकि यह आंकड़ा एक फ्लैश में गायब हो गया था, फिर भी वह उस व्यक्ति की देखभाल के तहत लंबे समय तक बिताने के बाद भी व्यक्ति को पहचान सकता था। ये फू चोंगी थी। क्या वह लिनलन के फू कबीले में एकांत में नहीं था? चू यू संदेह से भरा था क्योंकि उसने फू चोंजी की प्रतीत होने वाली खाली आस्तीन को याद किया था जब उसने पहले उसकी एक झलक पकड़ी थी। उन्होंने एक शुरुआत दी और जल्दबाजी में एक राहगीर को पकड़ने के लिए लॉन्ग स्ट्रीट में वापस आ गया, जो जल्दी से पहले फू कबीले के शिविर के बारे में पूछने के लिए था। वह सहज रूप से जानता था कि उसे केवल एक यात्रा के लिए स्विंग नहीं करना चाहिए। एक पल के लिए विचार विमर्श करने के बाद चू यू ने एक तीसरी शिदी की अपनी बेजोड़ प्रतिभा को धन्यवाद दिया और उसने जो तावीज को खींचा था उसे बाहर निकाला। एक छलांग के साथ वह आसानी से उस स्थान पर बाधा के माध्यम से पार कर गया। उसने बस अपना रास्ता बना लिया हो सकता है, लेकिन फू कबीले चू कबीले की तरह नहीं थे। उनमें से बहुत से लोग वहां रह रहे थे कि चू यू के लिए फू चोंजी को जल्दी से देखे बिना जल्दी से शिकार करना मुश्किल होगा। चू यू एक मुरझाए हुए पेड़ के नीचे गिर गया। जैसे ही वह इस बात की चिंता कर रहा था कि फू चोंगी को कैसे ढूंढना है, उसने अपनी आंख के कोने से अचानक सफेद रंग का फ्लैश देखा। उस पर अपनी आंखें ठीक करते हुए चू यू बहुत खुश था। ये था कि फॉक्स की फू चोंगी हमेशा पकड़े हुए था। लोमड़ी ऊपर और नीचे उछल गई और एक ही स्थान पर घेरे में चारों ओर भाग गई, इससे पहले कि वह अचानक छलांग लगा और एक दिशा में धराशायी हो गया। चू यू चुपचाप घूर रहा था। जब उसने इसे देखा तो उसने जल्दबाजी में इसके बाद पीछा किया और उसे पीछे छोड़ दिया क्योंकि इसने कॉम्प्लेक्स के चारों ओर एक बड़ा चक्कर लगाया। उसका चेहरा तब काला हो रहा था जब सफेद लोमड़ी अंत में एक छोटे से आंगन से पहले रुक गई और दरवाजे से इनायत और तेजी से चढ़ गई। चू यू ने इसे पालन करने के लिए भागने के बजाय रुक लिया। उसने अपनी सांस पकड़ ली और लकड़ी के दरवाजे के करीब चला गया। अंदर केवल एक अस्पष्ट आवाज थी। ये फू चोंजी का आमतौर पर कोमल और सहिष्णु स्वर था। ये कैसा था? क्या आपने उसे देखा? लोमड़ी सिर्फ एक साधारण राक्षसी जानवर था। इसकी खेती बहुत कम थी, हालांकि इसमें बुद्धिमत्ता थी। यह मेयर की तरह नहीं था। यह मानव भाषा नहीं बोल सकता था और यह नहीं पता था कि फू चोंगी ने इसके साथ संवाद कैसे किया। चू यू ने इसे अजीब पाया और फू चोंगी की कोमल पूछताछ को सुनना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह ... वह घायल नहीं है। अच्छा, वह अभी भी थोड़ा पीला दिख रहा है। मुझे डर है कि उसका शरीर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। उसे अभी भी पोषण की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। वह एक पल के लिए बड़बड़ाया, फिर चुप हो गया क्योंकि उसने कुछ पर विचार किया। चू यू के पैरों को सभी स्क्वाटिंग से सुन्न महसूस हुआ। बेवजह उन्होंने महसूस किया कि फू चोंजी चुंगी चू शेंग के बारे में बात कर रहे थे।
वह एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंत में वह इसका विरोध नहीं कर सका और अंदर झांकने के लिए आंगन की दीवार पर चुपके से खड़ा हो गया। फू चोंगी अभी भी एजे और ब्लू के एक संगठन में तैयार थे, जो जैक के रूप में सभी उज्ज्वल और कोमल लग रहे थे। उसके भौंकने और उसकी आंखों के कोनों की युक्तियों पर एक मुस्कान के बेहोश निशान थे, लेकिन उसका रंग इतना पीला था कि यह पारदर्शी के पास था। वह एक पत्थर की बेंच पर बैठा था और धीरे से लोमड़ी को मार रहा था। चू यू की टकटकी ने अपनी खाली आस्तीन को देखा और देखा। चौड़ी और खाली आस्तीन उत्तरी हवा में फड़फड़ाया और उजाड़ की भावना ने चू यू को अभिभूत कर दिया। फिर भी फू चोंगी का चेहरा शांत और शांत था, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। चू यू का दिमाग खाली हो गया क्योंकि उसके दिल में अनुमान तुरंत पुष्टि हो गया था। वह हौंफने लगा। अपनी सांस लेने के साथ फू चोंगी ने तुरंत अपनी उपस्थिति पर ध्यान दिया। वहां कौन है? चू यू ने अपने दांतों को जकड़ लिया और आंगन में छलांग लगा दी। युवा मास्टर फू, यह मैं है। चू यू को देखकर फू चोंगी की मुस्कान जम गई और वह उसे विस्मय में घूरता रहा। थोड़ी देर के बाद उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान सामने आई, जैसे कि उसने फिर से एक नकाब पर डाल दिया हो। तो ये तीसरा युवा मास्टर चू है। आप यहाँ क्यों हैं? आपका सबसे बड़ा भाई नहीं जानता है क्या वह एक सीट है? चुप्पी के एक पल के बाद चू यू उसके सामने बैठ गया। उसके पास स्पष्ट रूप से कहने और पहले पूछने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अब ऐसा लगता था कि उसे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करें। वह दृश्य जो उन्होंने लिनलन में देखा था। फू चोंजी को वास्तव में चू शेंग पसंद करना चाहिए। चू यू ने शुरू में सोचा था कि वह सिर्फ जिद्दी है, लेकिन उसने कभी भी उसे चू शेंग अपनी खुद की बाहों में से एक देने की उम्मीद नहीं की थी। एक कल्टीवेटर के लिए एक हाथ खोना न केवल एक शारीरिक विकलांगता थी, बल्कि यह उनकी खेती को भी बर्बाद कर देगी। फू चोंजी जैसे चिकित्सा कल्टीवेटर के लिए क्या अधिक है। फू कबीले को भी तलवार के रास्ते में प्रशिक्षित किया गया था। उसके दाहिने हाथ के बिना वह कभी तलवार कैसे कर पाएगा? चू यू के चिंतित चेहरे को देखकर, क्योंकि उसका टकटकी उसके खोए हुए दाहिने हाथ की ओर बढ़ गया, फू चोंगी फिर से मुस्कुराया। इस बार उनकी मुस्कान वास्तविक थी। उन्होंने धीरे से कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तीसरा युवा मास्टर चू। मेरा बायां हाथ बहुत फुर्तीला है। चू यू केवल उसके मुंह में एक कड़वा स्वाद महसूस कर सकता था। उद्धरण चिन्ह ... आपने मेरे बड़े भाई के लिए ऐसा किया। चू शेंग की बाह को जहर से घेर लिया गया था। कितने हथियार वास्तव में एक प्रतिस्थापन के रूप में उपयुक्त होंगे? उस समय फू चोंजी ने इसे इतने हल्के से समझाया था कि वह उन सभी को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहे थे। चू शेंग के उल्लेख पर फू चोंगी की मुस्कान रुकी हुई थी। उन्होंने लोमड़ी को अपनी बाहों में सहलाया और उदास आकाश को देखा। कुछ समय बाद ही अपनी इंद्रियों की ओर लौटते हुए वह चू यू पर माफी मांगता हूँ, माफी। मैंने एक पल के लिए खुद को खो दिया। ये पूरी तरह से कबीले के प्रमुख चू के लिए नहीं था, यह अपने लिए भी था। युवा मास्टर फू, चू यू ने एक पल के लिए संघर्ष किया, फिर अपने सवाल को आवाज दी, क्या तुम मेरे बड़े भाई की तरह? फू चोंजी दंग रह गए। उसकी अभिव्यक्ति एक पल के लिए धूमिल लग रही थी, क्योंकि उसने अपने होठों को शुद्ध किया था। यह एक लंबा समय था जब वह एक कर्कश आवाज में जवाब देता था, तीसरा युवा मास्टर चू, कभी कभी मैं वास्तव में आपको और कॉमरेड जी से ईर्ष्या करता हूँ। उन्हें किसी भी पारिवारिक बोझ को कम करने के लिए उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी, दूसरों की राय की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी रक्षा के लिए उनके पास चू शेंग और लू किंगन थे। सब कुछ इतना चिकना था कि यह हास्यास्पद था, जबकि चू शेंग के पास बहुत अधिक विचार करने के लिए बहुत अधिक था। वह इतना अशोभनीय और संकोच कर रहा था कि वह इसका सामना करने के बजाय वास्तविकता से दूर भाग जाएगा। फू चोंगी बहुत गहरी डूब गई थी, और फिर भी उसकी भावनाओं को पारस्परिक नहीं किया गया था। वह सब दे सकता है जो वह दे सकता है, फिर खुद को निकालकर छोड़ सकता है। लेकिन भले ही उसने एक पत्र लिखा हो, भले ही उसने हृदयहीन रूप से फिर से मिलने के लिए कहा हो, फिर भी वह उसके बारे में चिंता करने में मदद नहीं कर सकता था। आखिरकार इस महान युद्ध में तलवारों और ब्लेड की आंखें नहीं थीं। चू शेंग के लिए चोट लगने के लिए अपरिहार्य था। उन्होंने जिनने हजारों मील की दूरी तय की थी, अपने ही लोगों की चकित झलकियों को नजरअंदाज करते हुए वह चुपचाप आंगन में बने हुए थे, दूर से चू शेंग के ऊपर देख रहे थे। जैसा कि अपेक्षित था, वह अभी भी उसके साथ भाग लेने के लिए घृणा करता था। वह उसे नहीं छोड़ सकता था। उन्होंने कहा था कि फिर कभी नहीं मिले, लेकिन वह अभी भी उन्हें देखने में मदद नहीं कर सकते थे। उसे देखने के बाद वह हर पल उस पर नजर रखने में मदद नहीं कर सकता था। अगर यह चलता था तो कौन जानता था कि एक दिन वह खुद की मदद नहीं कर सकता है और चू शेंग के सामने दिखाई दे सकता है और फिर से अपना आयोजन कर सकता है। फू चोंगी के पास एक बंटवारे का सिरदर्द था, लेकिन क्योंकि चू यू यहाँ था, उसने अपने चेहरे पर दर्द दिखाने नहीं दिया। उसने अपनी आंखें नीचे कर दी और लोमड़ी को अपनी बाहों में शांति से देखा। चू यू भयानक लगा। उद्धरण चिन्ह ... युवा मास्टर फू, मेरे भाई को इस बारे में जानने की जरूरत है। फू चोंगी ने अपना सिर हिला दिया। आपको नहीं करना चाहिए तीसरा युवा मास्टर चू। कृपया सील को तोड़ने में आपकी सहायता के लिए मेरी सहायता के बारे में इस बारे में कबीले हेड चू को न बताएं। उद्धरण चिन्ह। चू यू ने आह भरी। इस हद तक क्यों जाएं?
यदि आप भविष्य में फिर से मिलते हैं तो मेरे बड़े भाई को भी सच्चाई का एहसास होगा जब वह आपको इस राज्य में देखता है। उसे धोखा देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उसे बताते हैं तो आपके पास एक मौका भी हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। उस दिन चू शेंग की प्रतिक्रिया को देखते हुए जब वह फू चोंगी के लिए आया तो वह पूरी तरह से भावनाओं से शून्य नहीं होना चाहिए। चू यू को यह नहीं पता था कि वह ऐसा कहने में सही था या गलत था, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि चू शेंग ने बाद के स्वीकारोक्ति के बाद फू चोंगी को स्वीकार या अस्वीकार कर दिया। वह फू चोंगी को चू शेंग से सच्चाई को छिपाने नहीं दे सकता था। नहीं, वह नहीं सोचता कि यह मैं था। फू चोंगी अचानक मुस्कुराया। तीसरे युवा मास्टर चू, ये जिन हे है जहाँ कई राक्षसी कल्टीवेटर लाजमी हैं। जब मैं जिन उन्होंने पहुंचा तो मुझे कई राक्षसी काश्तकारियों द्वारा घेर लिया गया और केवल एक हताश लड़ाई करने के बाद बच गए। दुर्भाग्य से मेरे दाहिने हाथ को हैक कर लिया गया था। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। यहाँ तक कि मेरे लोग भी यह मानते थे। एक बार जब मैं जिन को छोड़ देता हूँ तो कहानी का ये संस्करण फैल जाएगा। इसलिए भले ही हम भविष्य में फिर से मिलें, आपका सबसे बड़ा भाई इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। उद्धरण चिन्ह। चू यू अवाक था। फू चोंजी वास्तव में अपनी योजना में बहुत सावधानीपूर्वक थे। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में जब ये चू शेंग और फू चोंगी के रिश्ते की बात आई तो वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसे कैसे हस्तक्षेप करना चाहिए। किसी भी मामले में वह भी हस्तक्षेप नहीं कर सका। लेकिन फू चोंगी के लिए चुंगी, दोनों के लिए चुंग शेंग से इसे छिपाने के लिए यह बहुत अनुचित था, जिन्होंने बहुत ज्यादा छोड़ दिया था, या चू शेंग के लिए जिन्हें अंधेरे में रखा जा रहा था। चू यू ने पूरे दोपहर के लिए फू चोंजी से बात की जब तक कि उन्होंने देखा कि देर हो रही है। जीशी और बाकी जो गश्ती पर बाहर गए थे उन्हें कम या ज्यादा वापस होना चाहिए। डर है कि वे अपनी बुद्धि से भयभीत हो जाएंगे यदि वे उसे वापस नहीं देखते थे। जब वे वापस आ गए तो चू यू केवल फू चोंगी विदाई की बोली लगा सकते थे और उनकी छुट्टी ले सकते थे। फू चोंजी अपने रुख में दृढ़ थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चू यू ने क्या कहा था। आखिरकार यह अभी भी चू शेंग का रवैया था जिसने उसे इस तरह से बनाया। चू शेंग के ग्रिम के बारे में सोचकर राक्षसी काश्तकारों के क्षेत्र में उनके अनुभव के बारे में पता चलता है। तब चू यू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके सिर को हिला सकता था। ये दो लोग वास्तव में बीमार थे। जिस क्षण चू यू चू कैंप में लौट आया और मुख्य द्वार के माध्यम से कदम रखा, वह जीशी, चू शेंग और लुकिंगन में भाग गया। इससे पहले कि जीशी चू यू को अपनी तरफ खींचने के लिए पहुंच सके, चू शेंग ने पहले ही उसे खींच लिया था। बच्चे की नाराजगी की अभिव्यक्ति को देखते हुए चू यू असहाय रूप से उस पर मुस्कुराया। वह चू शेंग के हाथ को देखने के लिए पीछे मुड़ गया और वह दूसरा रूप लेने का विरोध नहीं कर सका। ये फू चोंगी की बाह थी। ये बहुत अनुचित था। फू चोंजी खुद को मौका देने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं वह चू शेंग को एक और मौका देने के लिए तैयार थे। लेकिन चू शेंग वास्तव में कैसा महसूस हुआ उस रात जब जीशी अपने कर्ज को इकट्ठा करने के लिए चू यू के कमरे में चला गया। जैसा कि उसकी दिनचर्या थी, चू यू अपने सबसे बड़े लेनदार पर आहें भरते रहे। वह भी अनुपस्थित थे जबकि वे लवली डोवी थे। जीशी को नहीं पता था कि क्यों, इसलिए वह उसे गर्दन पर असंतुष्ट करता है। आज रात शीजोंग के साथ क्या गलत है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप शिदी से बच रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वह कैसे हिम्मत करेगा? चू यू उस दोपहर से फू चोंगी और चू शेंग के बारे में सोचना कभी भी बंद नहीं किया था। एक भारी दिल के साथ उसने जीशी को देखा जो उसके ऊपर था और उसने मौन के एक पल के बाद उसे आवाज देने का फैसला किया। शिदी, अगर एक दिन मैघात लगा हुआ था। असंभव, जीशी ने जोरदार जोर दिया। चू यू का चेहरा अंधेरा हो गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर किसी ने मुझ पर चुपके हमला किया तब शिदी उसे इस दुनिया में आने पर पछतावा करेगी। चू यू ने कहा, सवाल को ध्यान से सुनो। जीशी ने आंदोलन में अपनी आंखें झपकी ली लेकिन नम्रता से अपनी चुप्पी आयोजित की। चू यू कमजोर रूप से जारी रहा। उद्धरण चिन्ह। कहते हैं मैघात लगाकर जहर था और कोई इलाज नहीं है। मैं केवल तभी जीवित रह सकता हूँ जब आप एक हाथ काटते हैं और इसे बदल देते हैं। आप क्या करेंगे? बेशक, मैं शिक्सियन को बचाने के लिए इसे काट दूंगा। जीशी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। फिर उस व्यक्ति को टुकड़ों में हैक करें। चू यू ने उसे पीठ पर थपथपाया और फिर वह अपनी बाह में घुस गया क्योंकि उसका दिमाग धीरे धीरे शांत हो गया। एक पल के लिए इसे खत्म करने के बाद उन्होंने उस दोपहर फू चोंजी के साथ अपनी मुठभेड़ का खुलासा किया। जीशी सुनते ही वह फंस गया। कितना गूंगा। हालांकि चू शेंग और शिक्सियन के स्वभाव अलग अलग हैं और चू शेंग शिक्सियन की तुलना में कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपके पास अभी भी एक चीज है कि अगर कोई भी आप दोनों को बताए बिना कुछ भी करता है तो आप केवल अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए जारी रखेंगे और भले ही आपको मौत के घाट उतार देंगे। उद्धरण चिन्ह। बुलेट स्क्रीन संदेशों का एक बैराज चू यू की आंखों के सामने अचानक चमक गया। गर्व SHO यूदो और चू कबीले की स्थानीय विशेषता, उसके शरीर से पता चलता है कि उसका मुंह क्या नहीं करता है। जीशी की आवाज उसके कानों में लग रही थी। अगर वह चू शेंग को बताने के लिए तैयार है तो चू शेंग जरूरी नहीं कि खुद को एक भविष्यवाणी में पाए। निश्चित रूप से चू कबीले की आलोचना की जाएगी, लेकिन इस तूफान से क्यों डरे जब आखिरी तूफान पहले ही बीत चुका है।
एक अंधेरी अभिव्यक्ति के साथ चू यू ने सिस्टम को निचोड़ते समय जीशी के चेहरे को चुटकी ली। ओह, शिदी ने क्या किया है? आपने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया है? जीशी मुस्कुराया और माथे पर उसे चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। शी जोंग, आप और आपके दिल दोनों मेरे हैं। अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चू यू ने उसे लात मारी। चू यू ने एक बेचैन रात को समाप्त कर दिया, ये संकोच करते हुए कि चू शेंग को फूचोंगी के बारे में बताना है या नहीं। अप्रत्याशित रूप से अगली दोपहर जबकि चू यू फू कबीले के रास्ते पर था, उसने कुछ काश्तकारों को फूचोंगी के बारे में बात करते हुए सुना। उनकी चर्चा की सामग्री ठीक वही थी जो फूचोंजी ने पहले कहा था। सभी ने सोचा कि उसे राक्षसी काश्तकारियों द्वारा घेर लिया गया था और एक हाथ खो दिया था और अब उसे लिनलन वापस भेज दिया गया था। बातचीत के अंत को सुनने के बाद चू यू ने पूर्वाभास की भावना महसूस की और फू कबीले पर पहुंचे। उन्होंने उसी तरह से प्रवेश किया जैसे उन्होंने कल किया और फूचोंगी के आंगन में अपना रास्ता बनाया। जैसा कि अपेक्षित था, आदमी पहले ही छोड़ चुका था। सबसे अधिक संभावना है उन्होंने कल फूचोंगी को चौंका दिया था। जैसा कि वह चिंतित था कि चू यू चू शेंग को बताएगा, फूचोंगी आज विदा हो गया था। चू कबीले में वापस आने से पहले एक पल के लिए चू यू खाली बैठ गया। वह अभी तक दरवाजे के माध्यम से भी कदम नहीं था जब उसके दिल ने अचानक एक छोड़ दिया। वह चू शेंग को अपनी तलवार की सवारी करते हुए देखने के लिए पीछे मुड़ गया। प्लीज सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।